हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम। सो आज हम करने वाले सेक्शन 42, 41, 42 हमने कर लिया। वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द जजमेंट्स। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। सी सेक्शन 40 की जब हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी प्रीवियस जजमेंट्स की, ठीक है। 41 में जब हमने बात करी थी तो वी टॉक्ड अबाउट द जजमेंट इन रेम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 42 की। सो 42 इज़ लाइक द सेक्शन जो आपको एक साथ ही पढ़ने हैं। लाइक मैंने आपको बताया था ना कि 40, 41, 42, 43, 44 दे आर लाइक एक प्रोसीजर बता रहे हैं। प्रोसीजर भी नहीं, बेसिकली इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस कि हाँ भाई ये है, इसके बाद अगर इसमें ये नहीं है तो अगली जजमेंट। तो 40 में हमने पढ़ा, 41 में हमने पढ़ा प्रोबेट के बारे में, जुरिसडिक्शन के बारे में। अब 42 जजमेंट्स की बात करता है। रेलेवेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41। तो भाई लॉ हमारा कहता है कि भाई 41 में तो हमने वो जजमेंट्स डाल दी जो कि रेम है, ठीक है ना। जजमेंट्स इन रेम जो है हमने डाल दी, मतलब बेसिकली प्रोबेट, एडमायरल्टी जो हमने बात करी थी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी और मैट्रिमोनियल, है ना। तो कह रहे हैं कि इन चारों जुरिसडिक्शन के अलावा कोई और भी ऐसे जजमेंट्स होंगे या और भी ऐसे केसेस होंगे जो कि पास किए गए होंगे किसी भी कोर्ट के द्वारा, मतलब कोई जजमेंट होगी, कोई डिक्री होगी, कोई ऑर्डर होगा अदर देन दोज जो कि 41 में ऑलरेडी हो चुका है। तो 41 के अलावा जो जुरिसडिक्शन हो रही हैं, जो डिक्री ऑर्डर पास हो रहे हैं, उनकी बात करता है सेक्शन 42, ठीक है। उनकी बात करता है सेक्शन 42 कि जो भी ऑर्डर डिक्री जजमेंट जो है 41 में नहीं है, एक्सक्लूड कर रहा है। नाउ व्हाट इट सेज, जजमेंट्स, ऑर्डर्स एंड डिक्रीज, ठीक है ना। यू नो जजमेंट्स है, ऑर्डर्स है, डिक्रीज है, ठीक है ना। इन तीनों की बात हो रही है। अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41, जो 41 में मेंशन नहीं की गई हैं, आर रेलेवेंट इफ द वर्ड इंपॉर्टेंट इज इफ इट इज टेलिंग यू अ कंडीशन, इट इज गिविंग यू अ कंडीशन। क्योंकि हमने जनरल रूल पढ़ा है कि जो जजमेंट्स होती है वो इररिलेवेंट होती हैं, बट दीज आर द केसेस, दीज आर द एक्सेप्शंस टू दैट जनरल रूल कि हाँ भाई जो है जजमेंट कब रेलेवेंट होगी। तो इसमें भी ये कह रहा है कि इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर रिलेवेंट टू द इंक्वायरी। अब कोई इंक्वायरी चल रही है, उससे रिलेवेंट कोई ऐसा मैटर है रिलेटिंग टू पब्लिक नेचर। बेसिकली पब्लिक नेचर के ऊपर है ये, जो आपको याद भी इसी से रखना है कि पब्लिक नेचर के बारे में जो बात कर रहा है, जो पब्लिक नेचर से रिलेटेड आपकी जजमेंट होती है, डिक्रीज होती है और ऑर्डर्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है। बट सच जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर्स आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ व्हाट दे स्टेट। तो पहली बात, 41 में जब हमने जजमेंट्स की बात करी थी तो वो हमारी कंक्लूसिव प्रूफ थी, पर यहाँ जो जजमेंट की बात हो रही है, बिकॉज इट इज़ पब्लिक नेचर की जो हम बात कर रहे हैं इसमें, वो आपकी क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। दे आर जस्ट अ पीस ऑफ एविडेंस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट, ठीक है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे समझते हैं कि बेसिकली कौन सी जजमेंट की बात हो रही है। ए सूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। एक व्यक्ति है ए, उसने बी को, जो दूसरा व्यक्ति है, उसको सू किया, किसके लिए, ट्रेसपास के लिए, ठीक है। ट्रेसपास के लिए ए ने बी को सू किया। ए सूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। बी एलिजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड। पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड मतलब मान लीजिए एक लैंड है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, इस रास्ते के ऊपर लोग जा रहे हैं, बी इस रास्ते से क्रॉस करके गया। ये जो लैंड है, ठीक है, ये एक कहता है कि ये मेरा लैंड है और जिस रास्ते पे से आपने जो पास किया है वो ट्रेसपासिंग हुई है और वो मैं आपको उसके लिए सू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बी जो है वो उस चीज़ को डिनाई करता है और वो कहता है कि दिस इज़ पब्लिक वे, कि भाई ये तो राइट, पब्लिक राइट है, ये तो वे है, हर किसी पब्लिक के लिए आने जाने का आम रास्ता है। भाई तू कैसे कह रहा है कि भाई तेरी ज़मीन है। तो इस केस में ए ने सू को किया बी को,
ट्रेसपास के लिए तूने मेरी जगह पे ट्रेसपास किया। बी ने डिनाई कर दिया कि भाई ये पब्लिक राइट ऑफ वे है, ये पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए यूज़ करने वाला रास्ता है, वो उस चीज़ को डिनाई कर देता है। अब ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है? ये कौन है? हमारा प्लेंटिफ है ना, बी हमारा डिफेंडेंट है। तो ये कह रहे हैं कि एक डिक्री आई, कोर्ट ने डिक्री पास करी, किसके फेवर में? डिफेंडेंट के फेवर में, मतलब बी के फेवर में डिक्री आई है कि हाँ भाई ये एक पब्लिक राइट ऑफ वे है, ठीक है ना, पब्लिक राइट है, ये आने जाने का रास्ता है, आम लोगों के लिए है। तो इन अ सूट बाय ए अगेंस्ट सी फॉर, सॉरी यहाँ पे सी है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट इन द सूट ए अगेंस्ट सी फॉर अ ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड in which C alleged that the existence of the same right of way is relevant, but it is not conclusive proof of the right of way exist। अब सिचुएशन क्या हुई? हमारे पास एक केस ये है कि A ने पहले B को सू किया, किस चीज़ के लिए? कि भाई तूने मेरी ज़मीन पे ट्रेसपास किया। अब कुछ ही टाइम बाद हमने देखा कि ऑलरेडी एक डिक्री आ चुकी है, पहले ही A ने एक और सूट इंस्टीट्यूट किया था, किसके अगेंस्ट? ए ने सू किया था सी को, ये यहाँ पे प्लेंटिफ, ये यहाँ पे डिफेंडेंट। किस चीज़ के लिए सू किया था? सेम उसी चीज़ के लिए कि हाँ भाई तूने मेरी ज़मीन पे ट्रेसपास किया है, और यहाँ पे जो कोर्ट है उसने पहले ऑलरेडी डिक्री दे दी कि भाई ये एक पब्लिक राइट ऑफ वे है। मतलब ये कि कोर्ट ने जो डिक्री दी वो डिफेंडेंट के फेवर में दी कि हाँ भाई ये इस रास्ते से जो क्रॉस किया जा रहा है, ये जो रास्ता है ये आम नागरिकों के लिए है, ठीक है। तो अब रेलेवेंसी ये हमें शो करनी है कि हमें जजमेंट देखनी कि ये जो जजमेंट, ये जो डिक्री इस केस में पास हुई है, क्या वो डिक्री इस केस में भी रिलेवेंट है कि नहीं है, रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। अब सोच के समय आप बताइए कि हमने 42 है वो ये कह रहा है कि पब्लिक राइट ऑफ वे है, ए ने बी को सू किया, वहाँ पे सूट ये है कि हाँ भाई उसने डिनाई कर दिया। अब जो है क्या बी इस केस की जो डिक्री है उसको इस केस में यूज़ कर सकता है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैटर डिसाइडेड है, ये तो कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग इट इज़ रेलेवेंट, ठीक है। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रेलेवेंट? बिकॉज यहाँ पे पब्लिक राइट है, ठीक है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट पब्लिक राइट। इसी तरीके से पब्लिक राइट अगर और कोई भी है, कोई ज़मीन है या कोई और भी पब्लिक राइट है, वाटर यूज़ करने का है, कुछ और यूज़ करने का है, कोई रिसोर्स यूज़ करने का है, तो उसमें भी ये चीज़ आपकी अप्लाई होगी कि भाई कोर्ट ने डिग्री दे दी, कोर्ट ने बोला था भैया इस केस में कि हाँ भाई ये जो है पब्लिक राइट ऑफ वे है, तो ये चीज़ इस केस में भी रेलेवेंट हो जाएगी। बट इट इज़ नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द राइट ऑफ वे ऑफ एग्जिस्टिंग। मतलब ये कि ये रेलेवेंट तो होगी, ये जो डिग्री है इस वाले केस में रेलेवेंट होगी, बट इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। मतलब ये कोई एक जीता जागता, मतलब एक पक्का सबूत नहीं है उस चीज़ का कि हाँ भाई ये है ही है, ठीक है ना। इट इज़ जस्ट मैटर कि हाँ भाई आप उसको एक पीस ऑफ एविडेंस की तरह ट्रीट करेंगे, जो भी इसमें बात कही गई है डिग्री में, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ एविडेंस दैट कैन बी यूज्ड इन द फर्स्ट केस, सॉरी इन द सेकेंड केस, इन अ सूट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये तो हो गया 42 जो कि बात कर रहा है आपके पब्लिक राइट की। अगर कोई ऐसा पब्लिक नेचर का मैटर, ठीक है, पब्लिक नेचर का मैटर मतलब पब्लिक राइट मीन्स एज इन इट इज़ रिलेटिंग टू द मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर। कोई ऐसे मैटर्स हैं जो पब्लिक नेचर से रिलेट करते हैं और वो इंक्वायरी में है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस डिक्रीज हैं जो मतलब एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, वो क्या होगी? रेलेवेंट होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट सेक्शन 42 टॉक्स अबाउट। समझ में आया? गॉट इट कि क्या कंसेप्ट है 42 का, पब्लिक नेचर का क्या है कि भाई पब्लिक नेचर मतलब जो
पब्लिक राइट्स है, प्राइवेट लोगों के लिए बात नहीं हो रही, पब्लिक वाले राइट्स हो रहे हैं जो सबके लिए राइट है, जो सबके लिए एक मैटर्स अराइज हो रहा है जनरल पब्लिक के लिए, वो इस चीज़ में इंक्लूड होंगे। ठीक है, नाउ 40, 41, 42 क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 43 पे। सो 43 जो कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर प्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द इलस्ट्रेशंस, जितनी भी इलस्ट्रेशंस है इसमें बहुत बढ़िया है और सारी इंपॉर्टेंट है। प्री में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके इलस्ट्रेशंस बहुत ज़रूरी है। ये सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं 43 की। अब हमने देखा कि भाई 41 में कुछ जजमेंट्स की बात हुई जो 41 से निकल गई, जो 41 में फॉल नहीं कर रही, उनकी बात हमने 42 में कर ली जो पब्लिक नेचर की है। ठीक है, अब जो 42 में भी फॉल नहीं कर रही, 40 में भी फॉल नहीं कर रही, 42 में भी फॉल नहीं कर रही, कुछ ऐसी जजमेंट्स भी तो होंगी ना, कुछ ऐसी डिक्रीज या ऑर्डर्स भी होंगे जो तीनों ही किसी के सेक्शन में फॉल नहीं कर रहे, उनको डील करता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 डील करता है उनसे, जजमेंट्स एटसेट्रा, एटसेट्रा मीन्स डिक्रीज एंड ऑर्डर्स एटसेट्रा, अदर देन दोज मेंशन इन 40, 41, 42। 40, 41, 42 में कब रेलेवेंट होंगी उनकी बात कर रहा है। जैसे दिस इज एक्सक्लूडिंग 40 ऑल्सो, 41 ऑल्सो एंड 42। इनके अलावा बेसिकली ये जो बात कर रहा है ये इंटर पार्टीज, जो इंटर पार्टीज नहीं होती ना, उनके इररिलेवेंसी की बात कर रहा है। मतलब जो जजमेंट इंटर पार्टीज नहीं है वो इररिलेवेंट है। जैसे हमने कई बार देखा है, हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई एक केस में जो चीज़ डिसाइड हुई, मैटर इन डिस्प्यूट, फैक्ट इन इशू, अगर दूसरे में भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, तो क्या होता है, अगर मेरिट्स पे पास होगी तो रेस ड्यूटी कट अप्लाई हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बट अगर फैक्ट इन इशू सेम है, पार्टीज भी सेम है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो आपका रिलेवेंट हो जाता है, एक प्रोसीडिंग दूसरी प्रोसीडिंग में रिलेवेंट हो जाती है। यहाँ पे जो बात कर रहा है, एक बार बे लैंग्वेज रीड करते हैं। Judgments, orders and decrees other than those mentioned in section 40, 41, 42 are irrelevant. See, very important word, are irrelevant. बहुत बार प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यही कि जजमेंट ऑर्डर जो मेंशन नहीं करेंगे 40, 41, 42 में आर रेलेवेंट, इररेलेवेंट, बोथ, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जो उन्होंने इसमें ऊपर लाइन पढ़ी होती है कि व्हेन रेलेवेंट, बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैरा ऑफ दिस सेक्शन 43 इट इज़ टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रिंसिपल कि हाँ जो जजमेंट्स होती हैं वो इररिलेवेंट होती है ना। हमने भी बताया, हमने भी पढ़ा भी कि जो जजमेंट्स होती हैं वो जनरली इररिलेवेंट होती हैं। तो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द जनरल रूल कि हाँ भाई जजमेंट्स इररिलेवेंट है। ठीक है, प्री में क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं करना है, चेप देना है, आर इररिलेवेंट। ठीक है, याद रखना है। अनलेस मीन्स अब आपको कंडीशन दे दी कि कब इररिलेवेंट तो है, लेकिन कब रेलेवेंट हो जाएंगी, तब रेलेवेंट हो जाएंगी द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट इज अ फैक्ट इन इशू। अब खुद ही भाई वैसे तो इररिलेवेंट है, बट कंडीशन ये है कि अगर कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, डिक्री है, एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, किस चीज़ की एग्जिस्टेंस में है, ये एग्जिस्टेंस क्या है कि फैक्ट इन इशू ही वही है। ठीक है, फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट है किसी और प्रोविजन में अंडर सेक्शन और प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा, अभी ऐसे पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आया, सब सर के ऊपर से चला गया, क्या बोल दिया मैम। तो पॉइंट ये है कि रेलेवेंट है, रेलेवेंसी की कंडीशन क्या है, अनलेस कोई ऐसी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर या तो फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू में है, या फिर वो कोई रेलेवेंट फैक्ट है किसी और सेक्शन में, तो वो यहाँ पे क्या है, रेलेवेंट हो जाएगी। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट कंक्लूसिव प्रूफ और एनीथिंग, ये सिर्फ रेलेवेंसी क्रिएट कराने के लिए कि कब एक जजमेंट जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए हम इलस्ट्रेशंस करते हैं। इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स डू इट। तो देखिए
क्या कहती है इलस्ट्रेशन? ए एंड बी, प्लीज़ इलस्ट्रेशंस निकाल लीजिए और वो अपने बेयरक्स अपने पास रखिएगा, ठीक है? तो रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी सेपरेटली सू सी फॉर लिबेल। अब आपको पता है कि ये लिबेल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 499 IPC, इट टॉक्स अबाउट डिफॉर्मेशन। तो लिबेल इज़ अ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन, लिबेल एंड सिलेंडर जो होते हैं आपने पढ़े होंगे। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। तो 42 की इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं हम लोग, ए, ठीक है? ए सूस बी, ए ने सू किया बी को, सॉरी ए एंड बी सेपरेटली सूस सी। ए ने सू किया सी को और बी ने भी सू किया सी को, दोनों ने सी को क्या किया है, सू किया है सेपरेटली, अलग अलग सू किया है। किस लिए? कोई लिबेल के लिए कि भाई तूने डिफेमेशन करी है मेरी, तूने मुझे भरा बुरा कहा है, तूने मेरे पे आरोप लगाए हैं, गलत बात कही है मेरे बारे में। विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम, विच रिफ्लेक्ट्स मतलब दोनों की ही रिलेशन में, दोनों के ही अगेंस्ट उसने कोई ऐसी बात कही है रिलेशन में, ए के लिए भी और बी के लिए भी। सी इन ईच केस, क्योंकि 2 केस है, सी इन ईच केस सेज दैट द मैटर एलिज्ड टू बी लिबेलियस इज ट्रू, कि भाई जो तुम बात कह रहे हो कि मैंने तुम पे लिबेल किया है, मैंने तुम्हारा डिफेमेशन किया है, तो वो बात तो ट्रू है, वो तो सच कह रहा हूँ मैं थोड़ा ना तुम पे कोई लिबेलियस कर रहा हूँ, मैं तो ट्रू कह रहा हूँ। तो इट मीन्स कि वो कहना चाह रहे हैं कि अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, डिफेमेशन अगर आपने पढ़ा है तो, कि एक जो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो लिबेलियस नेचर की नहीं है ना? भाई अगर एक चोर है, अगर चोर को आप चोर बोलोगे तो उसके लिए वो लिबेलियस नेचर की थोड़ा, वो तो एक ट्रूथ स्टेटमेंट हुई ना, तो दैट डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डिफेमेशन, एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है। सो व्हेन द मैटर इज ट्रू देन इट इज़ नॉट लिबेलियस। तो वो ये कह रहा है कि भाई जो तूने कहा कि मैंने तेरे पे लिबेल लगाया, मैं तेरी डिफेमेशन की है, बट ये तो सच बात है, और वो इस चीज़ को, मैटर को डिनाई कर देता है। एंड द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज़ प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस, और ऐसे सर्कमस्टांस ही है कि जो उसने बात कही है वो दोनों ही सर्कमस्टांसेस में या तो बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, मतलब या तो लिबेल है या फिर वो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है? दोनों में से एक केस होगा। अब इसमें हमारे पास फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि ए ऑब्टेन्स अ डिक्री अगेंस्ट सी। अब ए ने एक डिक्री होल्ड करी सी के अगेंस्ट फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट जस्टिफिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर कोई मैटर कोई बंदा कह रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर आएगा जो ये चाहता है कि कोर्ट उसकी बात का यकीन करे, जो है ना, हमने पढ़ा है ये चीज़, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है टू द पर्सन हु वांट्स द कोर्ट, हु डिजायर्स द कोर्ट टू टेक द एविडेंस ऑफ द सेम, एंड इसके लिए वो एविडेंस देगा। तो अब यहाँ पे अगर सी कोई क्या स्टेटमेंट दे रहा है, लेबल कर रहा है, तो अगर उसको ये प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको जस्टिफाई करना होगा। तो यहाँ पे वो इसी तरीके से काम कर रहा है कि अगर सी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया कि हाँ भाई उसने जो मैटर जो कहे हैं वो ट्रू है, मतलब इट इज़ अ लिबेलियस नेचर, लिबेलियस स्टेटमेंट। तो द फैक्ट इज इररिलेवेंट एज बिटवीन बी एंड सी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ डोंट मिस इट आउट। ए ने सी के अगेंस्ट तो डिग्री ऑब्टेन कर ली कि जो तूने मैटर कहे हैं वो लिबेलियस नेचर के हैं, ठीक है? कोर्ट ने इसके फेवर में डिग्री दे दी, ए के फेवर में, बट ए ऑब्टेन्स डिग्री अगेंस्ट सी फॉर द डैमेजेस ऑन द ग्राउंड, कंपनसेशन के लिए कि भाई तूने किया है तो मुझे दे, कंपनसेशन के लिए डिग्री हुई, जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया, लिबेलियस मैटर है तो ए के फेवर में डिग्री आ गई। बट द फैक्ट, अब जो बी और सी के बीच में एक जो सूट फाइल हुआ है, क्या ये जो डिग्री है या इस सूट में भी अप्लाई करेगी, क्या ये इस सूट में रिलेवेंट होगी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो डिग्री ए और सी के बीच में ऑब्टेन हुई है ए को फेवर में, क्या बी उसकी सहायता ले सकता है, क्या बी उसे रिलेवेंट कर सकता है ये शो करने के लिए कि हाँ भाई सी ने जो स्टेटमेंट की है वो लिबेलियस है? क्या वो सिंपल क्या वो रिलेवेंट होगी दूसरे केस में इन अ सूट अगेंस्ट सी बाय बी?
बी और सी के बीच में जो स्टेटमेंट होगी, जो ये डिक्री आई है, वो इररिलेवेंट होगी, इररिलेवेंट होगी। अब इररिलेवेंट क्यों होगी भैया? अगर इररिलेवेंट है तो क्यों है, उसके पीछे भी एक कारण है ना। इररिलेवेंट इसलिए है बिकॉज दिस इलस्ट्रेशन ए इज टॉकिंग अबाउट योर जनरल प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये जजमेंट इंटर पार्टीज है, सेम पार्टीज नहीं है ना, अलग अलग पार्टीज है, ठीक है। फैक्ट इन इशू इसमें, बेशक इसमें जो फैक्ट इन इशू है वो भी अलग है, ठीक है ना। मतलब इंटर पार्टीज ना इररिलेवेंट है। हमने बेसिकली इसमें जो देखा वो जनरल प्रिंसिपल दे रखा है कि भैया जो ए और सी के बीच में डिक्री है, जो बी और सी के बीच में सूट है, उसमें रिलेवेंट नहीं होगी, इररिलेवेंट होगी बिकॉज इट फॉल्स इन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट नॉट रिलेवेंट अदरवाइज, है ना। जनरल प्रिंसिपल है कि नहीं होती, उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए इंटर पार्टीज आर इररिलेवेंट, ठीक है। पार्टीज सेम होती तो हो सकता है, पार्टीज भी अलग है तो अलग ही है। नाउ मूव ऑन टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, और प्री में तो भाई बहुत बार पूछी जाती है दिस इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब बी इलस्ट्रेशन क्या कहती है? ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री। सी प्लीज ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, ठीक है गाइस, सो डू इट। चलिए बी पे चलते हैं। अब बी इलस्ट्रेशन क्या बात कर रही है? बी कहती है इलस्ट्रेशन बी, ठीक है। इलस्ट्रेशन बी किस बारे में बात कर रही है? इलस्ट्रेशन बी बात कर रही है ए प्रोसिक्यूट्स बी, अडल्ट्री के लिए प्रोसिक्यूट किया है, ठीक है। ए ने बी को एडल्ट्री के लिए प्रोसिक्यूट किया है, विद सी जो ए की वाइफ है। अब ये मत कहना कि भाई एडल्ट्री तो ऑफेंस ही नहीं है, डोंट गो ओवर देयर, वो हमारा काम नहीं है देखना, हमारा काम है सिर्फ कंसेप्ट समझना, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या कहता है? ए ने बी को प्रोसिक्यूट किया एडल्ट्री के लिए, किसके साथ? सी के साथ, जो कि सी की वाइफ है, ठीक है। ए की वाइफ है जो, अब ए इज अ हस्बैंड अकॉर्डिंग टू हिम, सी जो है उसकी वाइफ है, और बी के अगेंस्ट उसने अडल्ट्री का सूट फाइल किया, प्रोसिक्यूट किया उसको। नाउ बी डिनाइज दैट सी इज एज वाइफ। अब बी कहता है भाई ये तो तेरी वाइफ ही नहीं है, तू तो कह रहा है कि मैंने अडल्ट्री कमिट करी है, मैं तो कह रहा हूँ तेरी वाइफ ही नहीं है। अब भाई ये तो बड़ी स्टेटमेंट हो गई ना। बी डिनाइज दैट सी इज एज वाइफ बट द कोर्ट कन्विक्ट्स बी फॉर अडल्ट्री। अब हमें नहीं पता कि क्या एविडेंसेस शो हुए, बट जो केस है उसको फाइनल किया और कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया किसको? बी को। किस चीज़ के लिए? अडल्ट्री के लिए भाई उसको कमिट कर दिया कि तूने अडल्ट्री कमिट करी है, और वो कन्विक्ट हो गया, ठीक है। अब आफ्टरवर्ड्स सी सोचता है कि यार ये तो अडल्ट्री के लिए हो गया, अब उसको लगता है कि इसको भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी जो ए है वो उसके अगेंस्ट भी एक सूट फाइल करता है। सी इज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग लाइफ टाइम। बाइगेमी आप समझते होंगे, सेकेंड मैरिज, है ना। तो अब क्या होता है, ये करके ना उसको शांति नहीं पड़ी, उसने कहा कि इसको तो पनिश किया ही, करवाया, अब इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो क्या करता है, ए जो है अब वो सी के प्रोसिक्यूट करता है, किस चीज़ के लिए? अब वो प्रोसिक्यूट करता है सी को बाइगेमी के लिए कि भाई तूने बाइगेमी करी है, तेरी मेरे से शादी हो चुकी है, बाइगेमी इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एक लाइफ टाइम, मतलब मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो मरा ही नहीं हूँ, मेरे मरने की बात कर लिया जो करना है, नहीं ना। तो ए कहता है कि भाई तूने बाइगेमी करी है और उसके लिए प्रोसिक्यूट कर देता है। नाउ सी सेज, अब वो जो उसकी वाइफ है उसकी स्टेटमेंट क्या है? दैट शी वॉज नेवर एज वाइफ, कि मैं तो तेरी कभी बीवी थी ही नहीं। अब जो चीज़ पहले केस में बी ने कही एक के खिलाफ कि हाँ भाई सी तेरी वाइफ नहीं है, वही चीज़ सेम हो रही है इस केस में भी। अब सी ये कह रही है कि भाई मैं तो तेरी वाइफ थी ही नहीं कभी भी, मैं तो तेरी वाइफ हूँ ही नहीं, ना ही मैं थी।
तो जजमेंट बी, अब ये जजमेंट जो इस केस में आई है, क्या इस केस में रेलेवेंट है या नहीं है? विदाउट लुकिंग इनटू द बेयर एक्ट दिमाग लगा के बताइए, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट? क्या होगा दोनों में से? क्या होगा? इररेलेवेंट होगी। सी वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि कंफ्यूज मत होइए। जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट एज अगेंस्ट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट एंड इशू क्या था? अडल्ट्री का था, यहाँ बाइगेमी का है, फैक्ट एंड इशू अलग है। रेलेवेंट फैक्ट कोई रेलेवेंसी नहीं है, ठीक है, पार्टीज भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इस सेक्शन 43 में फॉल नहीं कर रही, इसलिए ये इररेलेवेंट है, ठीक है ना। 43 में से तो कोई भी चीज़ नहीं आ रही, इसमें आ रही है, आप बताइए पढ़ के। सच जजमेंट और डिक्री जो यहाँ पे इसमें पास की गई है, ना तो वो इस केस में फैक्ट एंड इशू है, ना वो इस केस में कोई रेलेवेंट फैक्ट है, ना वो बिटवीन द सेम पार्टीज है, ठीक है। तो इस केस में ये यहाँ पे इररेलेवेंट होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आता है। लोग कंसेप्ट ही 43 को भूल जाते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं, हाँ भी पहले उसमें प्रोसिक्यूट किया इसके लिए, अब ये इसमें भी रेलेवेंट हो जाएगा, तो रेलेवेंट टिक कर देते हैं, पर वो गलत है, ठीक है। 43 का कंसेप्ट नहीं भूलना है, याद रखना है, एंड द राइट आंसर इज इररेलेवेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन बी। चलिए अब सी पे चलते हैं, ठीक है। आगे तो द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररिलेवेंट एज अगेंस्ट सी, तो बी और सी के अगेंस्ट जो है वो इररिलेवेंट होगी। नाउ वेर इज सी, हाँ सी पे देखिए, इलस्ट्रेशन सी देखिए। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम। ए ने बी को प्रोसिक्यूट किया किसके लिए? कि तूने हमारी गाय चुरा ली भैया। बी इज कन्विक्टेड, बी कन्विक्ट भी हो गया, काउ स्टीलिंग के लिए लगाई थी कि तूने मेरी काउ चुराई, तूने मेरी गाय चुरा ली, और उसके लिए वो कन्विक्ट भी हो गया। नाउ रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। ए आफ्टरवर्ड सू सी फॉर द काउ। ए ने उसके बाद सी को सू किया काउ के लिए, सी को भी सू कर दिया फॉर विच बी हैड सोल्ड टू हिम बिफोर हिज कन्विक्शन। जो कहता है कि हाँ भाई ये जो बी ने ना तेरे को मेरी गाय बेची थी, और उसके लिए उसने सी को भी कन्विक्ट कर दिया, सी के लिए भी सू कर दिया, ठीक है। नाउ एज बिटवीन ए एंड सी, एज बिटवीन ए एंड सी the judgment against B is irrelevant. The judgment against B is irrelevant है, relevant है, आप खुद ही बता दीजिए। बहुत ईजी है, जैसा पहले वाला था वही क्या था कि भाई ऑलरेडी हो चुका है, फैक्ट इन इशू अलग है, रेलेवेंट फैक्ट भी कोई नहीं है दोनों में, तो इट इज नॉट रेलेवेंट फैक्ट, इट इज इररेलेवेंट, ठीक है ना। तो जो जजमेंट आई है, जो ऑर्डर आया या डिग्री आई है, वो इस केस में इररेलेवेंट होगी, वॉन्ट बी रेलेवेंट अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। चलिए अब डी पे चलते हैं। डी इलस्ट्रेशन भी अच्छी है। इलस्ट्रेशन डी क्या कहती है देखिए। ए हैज ऑब्टेन्ड डिग्री फॉर द पोजेशन ऑफ अ लैंड अगेंस्ट बी। ए के पास एक डिग्री है फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी, ठीक है ना, पोजेस करता है लैंड, ए के पास डिग्री है। सी बी सन, बी का बेटा है, बी सन क्या है? सी मर्डर्स ए इन कॉन्सिक्वेंस, मर्डर्स ए इन कॉन्सिक्वेंस। अभी इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? भाई ए ने एक डिग्री होल्ड करी लैंड के, एक लैंड के लिए जो कि बी के अगेंस्ट थी, तो बी को तो क्या हुआ, बी को उस चीज़ के लिए कन्विक्ट कर गया, ठीक है। अब इस बात पे ना आ गया गुस्सा बी को, और बी ने दिमाग खराब हो गया कि
इसकी हुआ कैसे, इसने मेरे अगेंस्ट डिक्री ले कैसे ली, लैंड मेरा था, इसने पोजेस करा लिया कोर्ट में जाके, उसको गुस्सा आ गया। इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब यहाँ पे कि इस चीज़ से दुखी होकर उसके बेटे ने सी दैट बी सन मर्डर्स ए, अब बी के सन ए ने उसका मर्डर कर दिया, क्योंकि भाई डिक्री आई है, लैंड उसके पास चला गया, तो बेटे के पास भी नहीं रहा, तो उन दोनों ने प्लान करके या किसी ने भी ए का मर्डर कर दिया इन कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे ये जो इनकॉन्सिक्वेंस है ये एक मोटिव बना इनके लिए, किस लिए कि वो ए का मर्डर कर सके। आया समझ में? वो ए का मर्डर करने के लिए मोटिव बना कि हाँ भाई मैं उसका मर्डर कर देता हूँ, उसने मेरे अगेंस्ट ही लैंड का डिग्री ले ली, गुस्सा आया, जाके मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे जो ये एग्जिस्टेंस है जजमेंट इज रेलेवेंट, क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि इट इज शोइंग अ मोटिव फॉर अ क्राइम, इट्स रेलेवेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वी रेड इट राइट बिफोर। इन फैक्ट इन इशू या फिर क्या है, फैक्ट इन इशू है या फिर रिलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, का मतलब यही है कि और जो सेक्शंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के उसमें फॉल कर रहा है। तो ये मोटिव कहाँ हमने पढ़ा है? मोटिव हमने पढ़ा है सेक्शन 8 में, जो कि बात करता है मोटिव, कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट प्रीवियस कंडक्ट की बात करता है। तो ये एक मोटिव मिला उसको ये काम करने के लिए, तो दिस मोटिव इज रिलेवेंट इन सेक्शन 8 एंड हेंस इट फॉल्स अंडर द section 43 also, it will be read with section 43 and the statement and this judgment. Now the existence of this judgment is relevant. आया समझ में कि क्यों relevant हुआ? क्या फैक्ट इन इशू है? फैक्ट इन इशू पता है आपको कि भाई जो मैटर इन डिस्प्यूट है, रेलेवेंट फैक्ट जो कि 6 से लेके 55 की डिग्री में 55 के उसमें फॉल करेंगे सेक्शन में, रेलेवेंट फैक्ट है। अब रेलेवेंट फैक्ट कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? अब 8 सेक्शन 8 सेक्शन 14, नाम लिख लीजिए बेशक, जो सेक्शन है जिनमें होता है 13, 54 की एक्सप्लेनेशन 2। ठीक है, ये कुछ सेक्शंस है जहाँ पे प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जिसके बारे में बताते हैं, और आप कोई और भी प्रोविजंस में लाइक कर जाते हैं। ठीक है, बेसिकली 8, 14, 13 और जो ये 54 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है वो। तो यहाँ पे ये मोटिव फॉर क्राइम बन गया, इट इज़ रेलेवेंट फैक्ट in this case and it is relevant, so hence the judgment given by the court is under section 43 is also relevant। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है एग्जिस्ट कर रही है वो भी हो जाएगी आपकी रेलेवेंट। आया समझ? आगे चलिए इलस्ट्रेशन पे आइए। ए इज चार्ज विद थेफ्ट, ए पे इल्ज़ाम लगाया तू तो है चोर, तूने की है चोरी, एंड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, भाई पहले तो ये कन्विक्ट भी हो चुका है, भैया बाज नहीं आएंगे, पहले भी चोरी करी है अब भी चोरी करेंगे। द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज अ फैक्ट इन इशू, तो प्रीवियस कन्विक्शन क्यों रेलेवेंट हो जाएगी एज अ फैक्ट इन इशू? क्योंकि पहले भी इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन था कि उसने चोरी करी है, तब भी फैक्ट इन इशू ये था। अब फिर से जो है फैक्ट इन इशू यही है कि ये चोरी करी है। दूसरी बात, ये फैक्ट इन इशू के तौर पे तो रेलेवेंट हो ही रहा है। सेकेंडली, प्रीवियसली कन्विक्टेड भी आपने पढ़ा है सेक्शन 14, मैंने पढ़ाया है आपको एक्सप्लेनेशन 2 कि प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो रेलेवेंट होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेलेवेंट इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट इन इशू भी सेम, रेलेवेंट फैक्ट भी है। तो यहाँ जो पहले प्रीवियस जो कन्विक्ट है, जो पहले जजमेंट आई है, दैट इज रेलेवेंट इन द सेकेंड वन ऑल्सो। ठीक है, द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज अ फैक्ट इन इशू। ठीक है ना, तो प्रीवियस कन्विक्शन जो पहले हुई है वो कैसे रेलेवेंट हो जाएगी? फैक्ट इन इशू के तौर पे कि हाँ भाई पहले भी थेफ्ट के ऊपर चार्जेस थे, वही फैक्ट इन इशू था, अब प्रीवियसली पहले भी कन्विक्ट हो चुका है इस चीज़ के पीछे, तो अब हो जाएगा। प्रीवियस कन्विक्शन सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 54 में भी हो जाएगा बैड कैरेक्टर के उस पर। ठीक है, ये तो हो गया आपका इलस्ट्रेशन। आइए समझ में क्या रिलेवेंसी क्रिएट हो रही है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट है वो कहाँ रिलेवेंट हो रही है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स, तो जजमेंट की रेलेवेंसी हो रही है, वही चीज़ हमें दिखानी है। लास्ट इलस्ट्रेशन है एफ, देखिए
ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए ने मर्डर कर दिया बी का, उसको ट्रायल चल रहा है। द फैक्ट दैट बी प्रोसिक्यूटेड ए फॉर लिबल, बी ने पहले प्रोसिक्यूट किया है ए को, किसके लिए? लिबल के लिए, कि तू मुझे बुरा भला बोला है, तू तो गया। एंड ए वॉज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड, ए को कन्विक्ट भी कर दिया गया है और सेंटेंस भी कर गया है। किस चीज़ के लिए? कि बी ने जब उसको प्रोसिक्यूट किया था लिबल के लिए, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग कोर्ट ने उसको सज़ा भी सुना दी है, सेंटेंस भी पास कर दिया, कन्विक्ट भी कर दिया है। नाउ convicted and sentenced is relevant under section 8 as showing the motive of the fact and issue। अब समझ में आ रहा है? पहले क्या हुआ? पहले हुआ कि बी ने प्रोसिक्यूट किया था ए को लिबल के लिए, उसमें ए को सज़ा हुई, ए को आ गया गुस्सा कि भाई साहब मेरे को सज़ा भी सुनवा दी, मेरे को सेंटेंस भी दिलवा दिया, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे तो तू गया, तुझे तो मैं टपका के मानूंगा, तुझे तो मैं इस धरती पर नहीं रहने दूंगा। वो जाता है बी का मर्डर कर देता है। क्यों कर देता है? बिकॉज ही हैज़ अ मोटिव, ही वॉज सेंटेंस, तो उसके पास एक मोटिव बन गया। मोटिव हम कहाँ करते हैं? सेक्शन 8 में रेलेवेंट होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ रेलेवेंट, बिकॉज इट इज़ अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर दिस। तो ये जो जजमेंट है अब जो ए एंड बी के केस में जो होगी, ये फैक्ट जो है वो रिलेवेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 43। मेरी तरफ से हो गया है कंप्लीट। इलस्ट्रेशंस हमने कर ली है, कहाँ रिलेवेंसी है, कहाँ नहीं है, क्यों हो रही है, सेक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की देखिए जो जजमेंट होती हैं, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो आपकी जजमेंट्स होती हैं, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन सिविल कोर्ट्स। ठीक है ना, मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स की जो आप जजमेंट आएंगी वो सिविल प्रोसीडिंग पे बाइंडिंग नहीं है, और इसी तरीके सिविल कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग जो जजमेंट आएंगी वो आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स पे बाइंडिंग नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बाइंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हम बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन को अपना केस पूरा प्रूव करना होता है। सिविल प्रोसीडिंग में दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, हम प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर जाते हैं। कोर्ट सी कि हाँ भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की एग्जिस्ट करने की है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन देती है, उसके अकॉर्डिंग वो फैसला सुनाती है। तो इसलिए इन दोनों की जो है एक दूसरे के अकॉर्डिंग, अगर कोई दोनों में फॉल कर रही है तो एक दूसरे की जो जजमेंट है वो एक दूसरे पे बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जजमेंट की बात हो रही है तो ये आपको जानना ज़रूरी है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, और इज़ रिलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जो मैंने बताया है यहाँ पे आपको। प्लीज़ एक काम कीजिए आप लोग, ये जो आपकी है ना अंडर सम प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इसके आगे लिख लीजिए जो जो सेक्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, उसके अलावा भी आप रिलेवेंट करा सकते हैं। सेक्शन 8 है आपका, 13 है, 14 है एंड 54 है, इसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है। ये अपने ब्रैकेट में ही लिख लीजिए ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको रेलेवेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो कनेक्ट कर पाएँ आप। आया समझ में? आई थिंक मेरे तरफ से इट्स डन। So this is it from my side. Hope you like my video and please like and subscribe to my channel. और Instagram पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं। And all the best for the exam. Till then, bye bye. Take care.